Good morning to one and all. Myself जयदीप त्रिवेदी, योर हिंदी टीचर। दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। प्रस्तुत चित्र में आप देख सकते हैं कि इसके जो कवि है ये हरिवंश राय बच्चन जी है, जो कि हमारे मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के पिता है। दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन जी की इस कहानी में जो हरिवंश राय बच्चन जो है, एक बार जब बीमार होते हैं और उस वक्त की बात यहाँ हमें बताई गई है कि हरिवंश राय बच्चन जी जब बीमार होते थे तो वह अधिक से अधिक काम करते थे। वो ऐसा मानते थे कि काम के पीछे बीमारी भागे, और जैसे मार के पीछे भूत भागे हम कहते हैं, वैसे ही काम करने से जो बीमारी है वह दूर हो जाती है। ऐसी जो इसकी सोच थी, और साथ साथ में इसकी जो पत्नी थी, खास करके श्यामा, तो अंत में जब हरिवंश राय बच्चन जी स्वस्थ हो जाते तो उसका प्रभाव यह रहता है कि उसकी पत्नी, जिसने उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की थी, मगर जब हरिवंश राय बच्चन जी खुद स्वस्थ हो गए तो उनकी पत्नी जो श्यामा है वह बीमार हो गई, और उसी बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। तो इसी बात को लेकर हरिवंश राय बच्चन जी है, उसने हमें यह टाइटल, यहाँ जो शीर्षक दिया है वह दिया है कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन के परिचय की। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से अमर हो गया है। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन उन्होंने किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन जी एक विशेष सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और दो एक अन्य स्थलों पर हरिवंश राय बच्चन जी ने सेवाएं दी है। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी उन्होंने पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभी सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में जिक्र होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जॉर्डन पेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुस्तक जैसे कि सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण आदि पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तीर पर कैसे रुकूं में आज लहरों का निमंत्रण, तीर पर कैसे रुकूं में आज लहरों का निमंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों की ज़ुबान पर है। मधुशाला, निशा नियंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन, यामिनी, आकुलंतर और एकांत संगीत नामक इनकी सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और देश द्वारा के सोपान तक शीर्षक के 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली एक आत्मकथात्मक अंश है जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उनके खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की
पति भक्ति, कर्तव्यपरायणता और निष्ठा आदि का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता भी प्रकट होती है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंशराय बच्चन जी की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी देते हैं। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का निर्देश करता है। तो आइए देखते हैं हम स्टोरी। बच्चन जी कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में से न था। बीमारी को दुलारना मीन्स कि जब छोटी बीमारी हो तो भी उसे बढ़ा चढ़ाकर बड़ा बना देना, तो उसे कहते हैं बीमारी को दुलारना। तो कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में से नहीं था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि बच्चन जी ने गांधी जी के बारे में क्या पढ़ा था। तो गांधी जी के लेख में बच्चन जी ने पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी ही है। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे कभी छोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। देखिए दोस्तों, यहाँ बच्चन जी का ये जो विचार है हम सबको अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। कहते हैं कि जब भी मैं बीमार होता तो मैं सोचता कि हम बीमार होते हैं तो हम खुद ही अपराधी है, और जो अपराधी है तो उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए। और वो सज़ा क्या अपने आप को देते थे, तो वो सज़ा अपने आप को ये देते थे कि वो अधिक से अधिक काम करते थे। कहते हैं कि मुझे भरे बुट बुखार में अपनी रात के ट्यूशन पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेज़ी में तो मैं और जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। बीमारी अमीरों की हरमजदगी है। कहते हैं कि बीमार तो अमीर लोग होते हैं, अमीरों को बीमारी अच्छी लगती है। जो मजदूरी करके रोटी कमाता है उसके लिए बीमारी होती ही नहीं, क्योंकि उसे तो बीमार होने का अधिकार ही नहीं होता। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो उचित बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता कि बच्चन जी जब कोई लेख या कविताएं लिखते थे तो वो बीमारी उसे अधिक से अधिक लिखने के लिए प्रोत्साहित करती थी। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिससे मैं गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्ठी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे बदन को छूकर कभी कहता था कि तुम्हें बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। तो अपने आप से बात कर लेते थे कि हाँ यदि बुखार है तो बुखार के सामने मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है
कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। तो दोस्तों यहाँ किपलिंग का जो विचार है, उसकी जो सोच है, यह भी हरिवंश राय बच्चन पर बहुत गहरा असर कर गई है। तो किपलिंग की जो सोच है ये भी आपको याद रखनी है कि जब बुखार होता था तो और भी अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे आदत नहीं। वह कैसा बन पड़ा, इसका निर्णय मैं देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि मैं अपनी 2 चट्टानों की 2 सबसे बड़ी कविताएं सांत्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और 2 चट्टानें अथवा सिसिफस, बरकस, हनुमान मैंने प्लोरसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी। मैं अपनी ही जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार बुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे कि मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया है कि काम के पीछे बुखार भागे। तो विश्राम तिवारी ने क्या कहा था, ऐसा भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि विश्राम तिवारी की सोच क्या थी। तो विश्राम तिवारी जो थे उसने ऐसा बोला था कि मार के पीछे भूत भागे। तो बच्चन जी ने कहा कि काम के पीछे बुखार भागे। यह बुखार मामूली न था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक यानी कि विनाशक झटका मुझे दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था। उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गया। तो बुखार अब लंबे वक्त तक चलता ही रहता है। 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, ऐसा ही करते करते जुलाई माह आ जाता है। आगे कहते अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता। दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 डिग्री सेल्सियस से 102 डिग्री सेल्सियस के बीच। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई। कभी कभी धीमी खांसी, दवा, साकिया, दवा बाटू एवं एक होम्योपैथी कर रहा था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है। दोस्तों यहाँ तपेदिक जो शब्द मिलता है, तो तपेदिक का मतलब होता है टाइफॉइड। तो तपेदिक हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते से बाहर है। तो दोस्तों ये मुहावरा है, बूते से बाहर होना, यानी कि अपनी क्षमता के बाहर होना। हमारी जो इकोनॉमिकली जो कैपेसिटी होती है, उसे जो चीज़ बाहर हो उसे कहते हैं बूते से बाहर होना। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसीलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी। ज्वर का मतलब होता है बुखार। कि उसकी पत्नी है, वह पिछले 6 सालों से हरिवंश राय बच्चन जी की ऐसे ही सेवा करती थी। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी।
उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वच्छ कर लिया था कि वह कभी भी मेरी चिंता न बन जाए। कि श्यामा जो उनकी पत्नी थी वो हमेशा ऐसी सोच रखती थी कि उस बच्चन जी जो है वह कभी उसकी अधिक से अधिक सोच में यानी कि पत्नी की सोच में न डूब जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं, कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी के पास जाऊं और उनसे मैं अपना इलाज करवाऊं। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जैसा कि हर स्त्री छोड़ती है। देखिए, मैं जब तक मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा तब तक वह खाना नहीं खाएगी। तो ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी बीमारी, क्या मेरे विदा होने का समय आ गया है? क्या इतने ही दिनों के लिए मैं आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी। बंद लगी होने खुलते ही मेरे जीवन की मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न जो था वह था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? मरने से मुझे डर नहीं था, वही मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने से पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ, बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। ज़्यादा अगर मैं कहता है कि मैं ज़्यादा यदि स्कूल से छुट्टियाँ लूँगा तो मैं बगैर तनख्वाह के छुट्टी लेने को तैयार हूँ। तनख्वाह मीन्स सैलरी। दोस्तों देखिए इसकी सोच, इसकी प्रामाणिकता। हम अधिक से अधिक ऐसा सोचते हैं कि छुट्टी मिल जाए, भले ही ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी ले, मगर छुट्टी की सैलरी कट नहीं होनी चाहिए। तनख्वाह जो है वह हमारी शुरू रहती है, ऐसा हम सब सोचते हैं कि हमारी तनख्वाह शुरू रहनी चाहिए। मगर बच्चन जी यहाँ सोचते हैं और स्पष्ट रूप से मानते हैं कि यदि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा तो उन दिनों की जो मेरी तनख्वाह है, मेरी सैलरी है, वह भी मैं नहीं लूँगा। तो ज़्यादा छुट्टी में बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? सालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से आएगी? किताबों से जो आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसके कांपने से मैं सहन नहीं कर सकूँगा। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवासा मार गया। दोस्तों, उसके जो माता पिता थे बच्चन जी के, तो उसको इस बात का बहुत गहरा आघात सा लगा कि उसका पूरा जो शरीर है जैसे कि
लकवाग्रस्त हो गया। कहते हैं कि पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। जैसे कि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं। तो बच्चन जी के भी जो पिता थे, तो उन्होंने उसे स्पष्ट रूप से बोल दिया कि आप घबराइए मत, हम तुम्हारे माँ बाप जो है अपना घर बार बेचकर भी तुम्हारा इलाज कराएंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, उनसे दवाइयाँ मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। देखिए दोस्तों, यह बहुत खूबसूरत सेंटेंस है मेरे नज़रिए से। कहते हैं कि जो इंसान अधिक से अधिक काम करता है तो उसके पास चिंता करने के लिए वक्त ही नहीं होता, मगर जब वो काम छोड़ देता है तो वह बस चिंतित लगा रहता है और चिंता के अलावा उसके पास कोई काम नहीं रहता। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की थी। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए कि भले ही मैं मर जाऊँ तो मर जाऊँ, मगर मैंने जिन लोगों से कर्ज लिया है उसको तो उसका कर्ज चुकाना ही चुकाना है मुझे। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। देखिए कितनी बढ़िया सोच है। कहते हैं कि मैंने जो कर्ज लिया है इसकी नियमित रूप से अदायगी होनी चाहिए और इसके साथ मेरी साख मेरी इज्जत, मेरी आबरू जुड़ी हुई है। यदि मैं यह नहीं कर पाता तो ये मेरे जीते ही मेरे मर जाने के समान है कि मौत तो जब आएगी ही आएगी, मगर यदि मेरी साख, मेरी इज्जत मैं न बचा पाया तो जीते जी ही मेरी मौत हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ तक इसका जो पहला आज का हमारा वीडियो लेक्चर है हम रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी वीडियो को आगे ले जाएंगे और साथ में ये जो चैप्टर नंबर 6 है ये भी समाप्त करेंगे। आपको यदि इस वीडियो में कोई परेशानी हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझे स्कूल के वक्त फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। अस्तु।